हेलो एवरीवन। आज हम लोग आते हैं फिर निरसांक ज्यामिति का पार्ट फोर्थ लेके। ठीक है। पार्ट फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि निरसांक ज्यामिति में जो संरेखी बिंदुएं होती हैं या तीन बिंदु जो देता है, ये संरेखी है या नहीं, इसको हम लोग कैसे पता करें। कोई भी बिंदु दिया रहे तीन ठो, अब ये तीनों जो बिंदु है ये संरेखी है कि नहीं, इसको हम लोग अभी जानेंगे समझेंगे। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 4 है। ठीक है। भाग 4, भाग 4 के रूप में इसको हम लोग पढ़ेंगे और भी आगे इसको समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, इस पर भी चर्चा होगा आगे। फिलहाल अभी इस टॉपिक को, इस पार्ट को हम लोग देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उससे डिपेंड ये टॉपिक है या नहीं। ठीक है। अभी तक मेरा जो ख्याल है, अभी तक हम लोग जो ये पढ़े हैं, ये टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति अभी तक जितना पढ़े उस सब का यूज आगे भी होते रहेगा, इस टॉपिक में भी होगा। ठीक है। तो पार्ट 4 लेके आए हैं। इसमें संरेखी रेखा, कोई भी तीन बिंदु दिया है वो संरेखी है या नहीं, इसको हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा दिया है, एक रेखा दिया है और इस पर तीन बिंदु दे दे। जैसे ए दे दे, यहाँ पे मान लीजिए कि बी दे दे और बीच में एक बिंदु पी दे दे। तीन बिंदु दे दे, ए बी और पी। ठीक है। और मान लीजिए कि इसका निर्देशांक कुछ दे दे। ठीक है। मान लीजिए कि इसका निर्देशांक एक्स दे दिया, वाई x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, और ये मेरा हो जाएगा x y, क्योंकि मध्य बिंदु बीच में जो होता है उसको हम लोग x y ही मानते हैं। फिलहाल अभी इसको हम लोग बीच में ही समझ रहे हैं। ठीक है। लेकिन आगे की तरफ इसको देखें कि अगर ये तीनों बिंदु संरेखी है, अगर संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब हुआ कि कोई भी तीन बिंदु दिया रहे वो एक ही रेखा में होना चाहिए। संरेखी का सीधा मतलब यह है। तो अब कोई भी तीन बिंदु दिया है, ये तीनों एक ही रेखा में है या नहीं, तो दिया। ठीक है। ये तीनों एक ही रेखा में है या नहीं, इसको जांच करने के लिए, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इस दूरी को निकालेंगे एपी को, फिर निकालेंगे बीपी को। ठीक है। और फिर निकालेंगे एबी को। ठीक है। तो अब ये बात आ रहा है कि एपी बीपी और एबी कैसे निकालें। तो एपी का मान दूरी सूत्र से निकालेंगे, बीपी का भी मान दूरी सूत्र से निकालेंगे और एबी का भी मान दूरी सूत्र से ही निकाला जाएगा। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे एपी, फिर निकालेंगे बीपी, फिर निकालेंगे एबी, यानी कि एपी और बीपी इन दोनों का योग अगर एबी के बराबर आ रहा है, यानी कि इसका योग, इसका मान और इसका मान निकाल करके दोनों को जोड़ने पर पूरा एबी के बराबर अगर आएगा, तब हम कह देंगे कि ये जो रेखा है कैसा है, संरेखी है। ठीक है। तीनों मान अगर बराबर दोनों मान निकाल करके जोड़ने पर पूरा बड़ा रेखा के मान के अगर बराबर आता है तो हम कह देंगे कि ये संरेखी है। अगर नहीं आता है तो कह देंगे कि ये संरेखी नहीं है। इतना बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा दे दे, इस पर तीन बिंदु दे दे ए बी, और मान लो कि यहाँ पे दे दे टी। ठीक है। इसका वैल्यू दे दे 3,4, इसका दे दे 5,6 और इसका दे दे 7,8। ठीक है। बिंदु दे दिया, तीन ठो बिंदु। अब ये तीनों बिंदु जो है संरेखी है कि नहीं, संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर है कि नहीं। यदि एक ही रेखा पर है तो इसका मान निकाले और इसका मान निकाल करके देखेंगे ये दोनों को जोड़ करके ये बड़ा वाला के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है। जब दोनों छोटा छोटा, जो यहां से यहां तक ये रेखाखंड है और ये भी रेखाखंड है। ठीक है। तो एपी रेखाखंड और बीपी रेखाखंड का मान निकालिए, फिर एबी रेखाखंड का मान निकालिए। ठीक है। और एपी और बीपी रेखाखंड के मान को जोड़ेंगे, यदि एबी रेखाखंड के बराबर आता है तो कह देंगे कि ये रेखा, ये जो तीनों बिंदु है संरेखी है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है।
अगर नहीं आता है तो कह देंगे कि ये जो बिंदुएं हैं ये संरेखी नहीं है, यानी कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। बात सबको समझ में आ गया? तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एपी। एपी निकालेंगे। एपी निकालने का दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं। दूरी दूरी सूत्र क्या होता है, इसको मान लीजिए कि एपी निकालने जब जा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि मेरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, एपी के सापेक्ष। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, होता है। यानी कि 7 में से 3 घटेगा, 7 माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर। 7 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस फिर ये भी घटेगा तो 4 आएगा। 4 चौका 16 प्लस 16, यानी कि रूट 32। तो रूट 32 को जब तोड़ेंगे तो रूट 32 बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये यानी कि इन दोनों के बदले में एगो 2, इन दोनों के बदले में एगो बाहर निकल जाएगा और ये जो है ये रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 रूट 2। एपी का मान निकाले, 4 रूट 2 आ गया। क्लियर है? अब निकाल रहे हैं हम बीपी का मान। तो जब बीपी का मान निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जब इसको निकालने जाएंगे तो ये मेरा x1 ये y1 बन जाएगा, ये x2 y2 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इसके सापेक्ष जब निकालने जा रहे हैं तो अब यहाँ पे x2 का मान क्या है, 7 माइनस x1 का मान क्या है, 5 का स्क्वायर अब प्लस y2 का मान क्या है, 8 अब माइनस y1 का मान क्या है, 6 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे ये घटेगा तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर अब प्लस ये भी घटेगा तो क्या आएगा, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 4, ठीक है, यानी कि रूट 4 4 8। अब रूट 8 को जब तोड़ेंगे तो ये मेरा क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। तो इन दोनों 2 के बदले में तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट से स्वतंत्र हो जाएगा, एगो 2 तो रूट में रह जाएगा, यानी कि 2 रूट 2 आ गया। एपी निकाल लिए, एपी मेरा निकल के आ गया 4 रूट 2, ठीक है। और फिर हम बीपी निकाल लिए, इसका मान आ गया 2 रूट 2। अब निकालेंगे एबी का मान। क्लियर है? अब एबी पूरा बड़ा वाला मान, तो ये मेरा x1 y1 है, एबी के सापेक्ष जब जाएंगे तो ये मेरा x2 और ये y2 बन जाएगा। बात क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो अब हम जा रहे हैं एबी निकालने। तो एबी के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1, तो 5 में से 3 घटेगा, इसका स्क्वायर अब प्लस फिर मेरा 6 में से 4 घटेगा, इसका स्क्वायर एन होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर अब प्लस ये घटेगा तो ये भी 2 आएगा, इसका भी स्क्वायर हो गया। तो अब इन दोनों को जब निकालेंगे तो 2 दूनी 4, अपन इसको भी करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 4 8, यानी कि यही चीज आएगा। रूट 8 का निकाले थे 2 रूट 2 आया, इसका भी मान 2 रूट 2 आएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम लोग इसके लिए क्या नियम समझे हैं, इसके लिए हम लोग समझे हैं कि AB जो है ये AP प्लस BP के बराबर होना चाहिए। तो AB का मान अभी निकल के क्या है, 2 रूट 2 आया ना, बराबर AP का मान क्या आया, 4 रूट 2 अब प्लस BP का मान क्या आया, 2 रूट 2, ठीक है। तो ये है 2 रूट 2 बराबर, ये 4 2 6 रूट 2, ये दोनों बराबर आया क्या, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः ए बी और सी बिंदु संरेखी नहीं है। बात समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 3 बिंदु दिया रहे, वो तीनों बिंदु संरेखी है कि नहीं, इसको पता करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम समझाए थे कि 3 बिंदु दिया रहे, तो इसको पता करने के लिए हम देखते हैं क्या
कि पूरा बड़ा वाला मान पहले निकालिए, पूरा बड़ा वाला मान। अब ये पूरा बड़ा वाला मान ए बी जो है ये एपी प्लस बीपी के बराबर होना चाहिए। अगर ए बी जो है एपी और बीपी के मान के बराबर आता है तो संरेखी होगा, और नहीं आता है तो संरेखी नहीं होगा। तो जब हम ए बी का अब एक उदाहरण लेके देखें, उदाहरण चेक किए तो एक रेखा ले लिए, इस पर 3 बिंदु अंकित कर दिए, ठीक है। अब ए बी एपी का मान निकाले, 4√2 आ गया। फिर बीपी का मान निकाले, 2√2 आ गया। फिर ए बी का मान जब निकाले तो फिर ये आ गया 2√2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो अब यहाँ पे जो नियम था इस नियम पे इसको बैठा करके देखेंगे, ला करके देखेंगे ये आ रहा है कि नहीं। तो अब ए बी बराबर एपी प्लस बीपी होना चाहिए। तो ए बी का मान 2√2 है, एपी का मान 4√2 है, और बीपी का मान 2√2 है ना। तो अब देखिए √2 वाला तो √2 तो है ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 4×2 6√2, तो 2√2 6√2 के बराबर कभी हो सकता है? नहीं होगा। तो जब ये दोनों बराबर नहीं आया तो हम कह देंगे कि अतः ए बी सी बिंदु संरेखी नहीं है। बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि बिंदु यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, ठीक है। इसका मान लीजिए 7,8 दिया, इसका 12,13 दिया, इसका मान लीजिए 16,18 दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या बिंदु P, Q और R समरेखी है या नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, बताना है, और इसका जवाब कमेंट में बताना है, ठीक है। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। संरेखी बिंदु, कोई भी 3 बिंदुएं दी रहती है तो संरेखी है कि नहीं इसको कैसे पता करें, सब किसी को समझ में आ गया होगा। सब किसी का डाउट क्लियर हो गया? अगर किसी को डाउट होगा तो बताइएगा, फिर से इसको बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े? संरेखी बिंदु के बारे में, नहीं, संरेखी बिंदु के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। यानी कि संरेखी बिंदु में हम लोग क्या समझे? ये समझे कि कोई भी बिंदु अगर 3 गो दिया है तो 3 गो बिंदु दिया है तो एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हम लोग क्या किए? सबसे पहले एक रेखाखंड, ये मान लो कि ए बी और सी दिया है, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले ए बी का मान निकाला, रेखाखंड ए बी इतना दूरी का मान निकाला, फिर बीसी का मान निकाले, फिर बीसी का मान निकाले, उसके बाद फिर एसी का मान निकाले। किसका मान निकाले? एसी का मान निकाले। फिर एसी का जो मान निकाले हैं, एसी बराबर क्या हो सकता है? पूरा बड़ा वाला एसी बराबर क्या हो सकता है? तो एसी बराबर ए बी प्लस बीसी, यानी कि ए बी और बीसी को जब जोड़ेंगे तो ये एसी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले ए बी का मान निकाला, फिर बीसी का मान निकाला, फिर एसी का मान निकाला। इतना मान निकाल करके इसका मान यानी कि ए बी का मान और बीसी का मान, ए बी का मान और बीसी का मान दोनों जोड़ेंगे। दोनों जोड़ने पर यदि एसी के बराबर आता है तो वे बिंदु संरेखी है। अगर दोनों छोटा रेखाखंड का मान निकाल करके जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद अगर ये दोनों का मान जोड़ने पर बड़ा वाला एसी के बराबर आता है तो ये रेखाएं संरेखी हैं, अगर नहीं आता है तो संरेखी नहीं है। बात सबको समझ में आ गया था संरेखी वाला। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा है विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र। सबसे पहले विभाजन, एक वर्ड आया विभाजन। अब विभाजन के बारे में ये जानते हैं कि विभाजन का अर्थ क्या होता है। विभाजन का अर्थ क्या होता है? विभाजन का मतलब क्या होता है? तो विभाजन का मतलब होता है बांटना, बंटवारा, विभाजन, भाग देना, ठीक है। किसी भी चीज को 2 भाग में बांटना, 3 भाग में बांटना, 4 भाग में बांटना, जितना भाग में बांटिएगा वो विभाजन है। क्या है? विभाजन। विभाजन का मतलब बंटवारा। बात क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि कोई अगर रेखाखंड है, ठीक है, इसको मान लीजिए कि 1:1 में बांट दे,
यानी कि 1:1 में बांटेगा, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है। या हो सकता है कि इस रेखाखंड को 2:3 में बांट दे, 2:3 में बांट दे, यानी कि इधर 2 भाग और इधर 3 भाग, ये भी हो सकता है। या कोई रेखाखंड दे, इसको 1:4 में बांट दे, 1 भाग इधर 4 भाग इधर, हो सकता है। ये बंटवारा है, ये क्या है? बंटवारा है, रेखाखंड का बंटवारा। ठीक है, यानी कि विभाजन में हम लोग क्या जानते हैं कि किसी रेखाखंड को कितना भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो अब आते हैं कि हम लोग जान लेते हैं कि विभाजन सूत्र से कि किसी रेखा का अगर रेखा को विभाजन अनुपात में दिया रहे तो वहां पे मध्य बिंदु निकालना, या किसी रेखा का अनुपात निकालना, कितना भाग में बटा हुआ है, मध्य बिंदु स्थित है तो कितना भाग में किस अनुपात में रेखा को बांट रहा है, ये चीज निकालना हो तो इसी सूत्र से निकालेंगे। इस सूत्र का नाम क्या है? विभाजन सूत्र। अभी हम लोग क्या देखेंगे? विभाजन सूत्र। क्लियर है सबको? अभी हम लोग को पढ़ना है विभाजन सूत्र। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा दे दिया और यहाँ पे ए बी और यहाँ पे मान लीजिए कि दे दिया सी, ठीक है, बीच में दे दिया सी, और इसको कह दिया ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे X1 Y1 होता है, यहाँ पे X2 Y2 होता है ना, और यहाँ पे जो होता है XY होता है। ये चीज हम लोग पहले के जो भी टॉपिक पढ़े उसमें भी पढ़े हैं कि जो बिंदु बीच में होता है उसको हम लोग XY कहते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु का निरसान जब निकाल रहे थे उस टाइम भी हम लोग मध्य बिंदु को XY ही समझ रहे थे, मान रहे थे, और पहले बिंदु को X1 Y1 और इस लास्ट बिंदु को X2 Y2 समझ रहे थे, मान रहे थे, मान के बना रहे थे। उसी तरह से यहाँ भी विभाजन सूत्र में भी इसको हम लोग X1 Y1 कहेंगे, इसको X2 Y2 कहेंगे और बीच वाला को XY कहेंगे। अब विभाजन सूत्र से मान लीजिए कि अब मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखना हो, यानी कि x का मान हमको पता करना हो, तो इसके लिए क्या सूत्र होगा? तो इसके लिए X2 आएगा और M1 अब प्लस X1 M। तो विभाजन सूत्र से हम देखेंगे कि ये जो x है इसका मान कैसे निकाले। x का मान निकालने के लिए X2 M1 प्लस X1 M2, ठीक है, और फिर बटा में M1 प्लस M2 करेंगे। फिर y का मान जब निकालना होगा तो देखिए x का मान जब निकालना था तो x आया था, ठीक है, y का जब मान निकालना होगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? Y2 M1 प्लस Y1 M2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब बटा में M1 प्लस M2। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मान लो कि अब लड़का लोग समझेगा कि सूत्र तो इतना बड़ा लिखवा दिए, इस टॉपिक में और भी सूत्र लिखवाए हैं, इतना सूत्र कैसे याद करें? तो सूत्र को याद रखना मस्ट है। इसको याद करने का तरीका हम समझा देते हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर और सूत्र को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि x वाला जब पार्ट हमको पता करना था तो पहले हमने x2 को बुलाया। जब x2 को बुलाएंगे ना तो m वाला मान में M1 को बुलाएंगे, ठीक है, यानी कि 21 12 बटा में 12, फिर यहाँ पे 21 12 और बटा में 12, याद रहेगा, 21 12 और बटा में 12, और फिर यहाँ पे 21 12 और बटा में 12। हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा। यानी कि 21 और 12 कहने का अर्थ है कि x का मान निकाला तो पहले तो x आएगा, बाद में ना m आएगा, यानी कि x का कौन सा वैल्यू, 21 का मतलब x का कौन सा वैल्यू 2, दूसरा वैल्यू यानी कि x2, और m का कौन सा वैल्यू, पहला वैल्यू, और फिर अब पहले तो x आता है, पहले x लिखना है, बाद में m लिखना है, तो x का कौन सा वैल्यू पहला और m का कौन सा वैल्यू दूसरा। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर नीचे लिखे है 12, तो यहाँ पे सिर्फ m आता है नीचे, M1 प्लस M2। सबको समझ में आ गया होगा? फिर यहाँ पे 21 और 12 है, तो उसी तरह से दो का मत, अब y का मान निकालने जा रहे हैं तो पहले y आएगा, फिर m आएगा, फिर y आएगा, फिर m आएगा, तो पहले 2 है तो y का कौन सा मान लेंगे, दूसरा मान y2, और बाद में m है तो बाद में m लेना है, तो m का कौन सा मान लेंगे, पहला मान। फिर मान लीजिए कि 1 है
तो पहले y लेना है क्योंकि y वाला पार्ट निकाल रहे हैं ना, y का मान निकालने जा रहे हैं तो पहले y लेना है, तो y का कौन सा मान, y1 का मान, और फिर m लेना है तो m का कौन सा मान, m2 का मान, अब बटा में m1 प्लस m1 प्लस m2 बटा में दोनों में नीचे रहेगा, ये बात तो तय है। लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, ये बात समझ में आ गया होगा, हमको समझ में आ रहा है, जहां तक हम समझाया हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। 21/12 बटा में 12, फिर 21/12 बटा 12 याद रखें, ठीक है। विभाजन सूत्र से ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि इस पर डिपेंड क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, इस पर डिपेंड क्वेश्चन अगर आ जाए कि यहाँ पे मान लो कि बिंदु P है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो Q है, और यहाँ पे मान लो R है, बिंदु P है, Q है और R है, ठीक है। हाँ, तो P Q R बिंदु है, अगर मान लीजिए कि इसका अनुपात 3:1 दे दे, इसको डिवाइड किया है मान लीजिए कि 3:1 में, तो अनुपात जिस तरह से दिया है उस तरह से बिंदु भी होना चाहिए। 3 भाग इधर है, तो मान लो कि बिंदु यहाँ पे होना चाहिए, 1 भाग इधर है और 3 भाग इधर है, यानी कि ये जो बटा है, ये जो रेखाखंड बटा है 3:1 में, यानी कि 3 भाग इधर और 1 भाग इधर। और मान लीजिए कि यहाँ पे जो बिंदु दिया है ये P है, यहाँ पे इसका मान XY मान लीजिए, ठीक है, ये दिया है XY, और यहाँ का जो बिंदु है इसका मान दिया है 4 और -3, और यहाँ पे मान लीजिए कि 8,5 दिया है। समझ में आ रहा है सबको? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पर डिपेंड क्वेश्चन किस तरह से आएगा विभाजन सूत्र पे। तो मान लीजिए कि कोई रेखाखंड दिया है, कोई रेखाखंड दिया है, फर्स्ट बिंदु का निर्देशांक 4,-3 दिया है, दूसरा का बिंदु का निर्देशांक 8,5 दिया है, ठीक है, और मध्य में जो बिंदु दिया है इसका निर्देशांक XY है, और अनुपात दे रखा है 3:1। अब पूछ दे कि यहाँ पे XY का मान क्या होगा, ठीक है। तो XY का मान जब पूछेगा तो X जब हम निकालने जाएंगे, तो अभी जस्ट इसके जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र में लिखा है, विभाजन सूत्र से X का मान क्या होता है, 12 पहले होगा, 21 होगा, पहले 21 होगा, तो 21 का मतलब 21 लिखिए, यानी कि x2 m1, और फिर क्या लिखना है 12 लिखिए, यानी कि x1 और m2। समझ में आ रहा है? अब बटा में फिर 12 लिखना है ना, यानी कि m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर y का जब मान निकालने जाएंगे, y का भी तो मान निकालना है, y का मान निकालने जाएंगे तो फिर 21 है ना, यानी कि y2 और y2 इंटू m1, ठीक है, अब प्लस फिर 12, यानी कि y1 और m2, अब बटा में फिर 12, यानी कि m1 प्लस m2। सबको समझ में आ रहा है? यानी कि m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। अब ये x बराबर x2, तो ये होगा मेरा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब देखिए, तो x का मान निकाला जाए, x2 का मान क्या दिया है 8, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, गुना, तो गुना देंगे, ठीक है। और m1 ये इधर होता है m1 और इधर होता है m2। m1 का मान क्या दिया 3, अब प्लस x1 का मान क्या दिया 4, और m2 का मान क्या दिया, m2 का मान यहाँ पे दिया है 1, अब बटा में क्या है m1 प्लस m2, यानी कि 3 प्लस 1। फिर y का मान जब निकालने जाएंगे तो y2 का मान क्या दिया 5, m1 का मान क्या दिया 3, अब प्लस y1 का मान क्या दिया, देखिए -3, ठीक है। ये मैथ का, अच्छा माइनस को यहाँ पे हम कोष्ठ में क्यों घेर देते हैं, तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में याद करके रखिएगा, अपने जहन में उतार करके रखिएगा, मैथ का रूल होता है, माइनस को कोष्ठ में हमेशा बंद करके रखा जाता है, ठीक है। जैसे माइनस आएगा कोष्ठ लगा देंगे, माइनस हटाएंगे तो कोष्ठ को हटा देंगे, बात क्लियर है। फिर गुना m2 का मान क्या है 1,
प्लस m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस। क्लियर है? कुछ भी भारी नहीं है इसमें, आसानी से समझिए। फिर 8 8 तिरका 24 अब प्लस 4 एकम 4 और 3 एक 4 कोमा फिर y का मान निकालिए 5 तिहाई 15। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, अब इक्वल को हटा देंगे और 3 एकम 3 अब बटा में 3 एक 4। सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, ये 24 में 4 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 28 अब बटा में 4। यहाँ पे देखिए y बराबर, ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 12 अब बटा में 4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब 4 से इस 28 को काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, और 4 से इस 12 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 4 3 12 और 4 7 28। यानी कि x का जो मान आया ये आया 7 और y का जो मान आया ये क्या आया 3। यानी कि वांछित बिंदु P जो है x, y जो दिया था इसका मान क्या आ गया 7, 3। यही हमारा क्या हो गया? सबको समझ में आ गया? विभाजन सूत्र से, यानी कि अगर कोई रेखा दिया रहे उसको अनुपात में बांटा रहे, ठीक है, तो एकदम सिंपल है। विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक को कैसे पता करेंगे, बीच में जो एक्स वाई देगा इसका मान कैसे निकालेंगे, सबको समझ में आ गया होगा। इस सूत्र को याद करने का तरीका भी समझा चुके हैं कि 21 12 बटा में 12 फिर 21 12 और बटा में 12। तो इसको याद करके रखिए। एक्स का मान निकाले जाएंगे तो एक्स एक्स लेंगे और 21 12 लिखना है, 2 का मतलब x2 और 1 का मतलब m1 और यहाँ पे 1 का मतलब x1 और 2 का मतलब m2। क्यों पहले x लिए? क्योंकि x का मान निकालने जा रहे हैं। तो x का मान निकालने के लिए पहले x लिखेंगे फिर m लिखेंगे, और y का मान जब निकालने जाएंगे तो पहले y लिखेंगे फिर m लिखेंगे। बात सबको समझ में आ गया होगा ये। और इस तरह से ये विभाजन सूत्र हो गया, और विभाजन सूत्र पे डिपेंड क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, इसको कैसे बनाएंगे तो ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर इस तरह से निकल के आ गया। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु है P Q और यहाँ पे दे दे R, और इसको मान लीजिए कि बांट दिया 4:3 में, ठीक है। इसका निर्देशांक दे दिया 2,3 और इसका निर्देशांक दे दिया 4,5, ठीक है। तो R की जगह पे दे दिया x, y, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। मध्य बिंदु दिया हुआ है और विभाजन का अनुपात भी दिया गया है, और ये प्रथम बिंदु का निर्देशांक और ये द्वितीय बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। बीच में जो बिंदु है इसका मान एक्स वाई है, और एक्स वाई का मान आप लोग निकाल करके दिखाएं। बिंदु आर में एक्स वाई बराबर 1, इसका मान क्या होगा इसको निकाल करके आप कमेंट में बताइएगा। और सूत्र को याद रखिए, सूत्र को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। और निर्देशांक ज्यामिति में अब तक जितनी बातें हमने बताई है, जैसे एक्स निर्देशांक किसको कहेंगे, एक्स अक्ष किसको कहेंगे, भुज किसको कहते हैं, इसको याद रखिए। फिर कोटि भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिए। फिर उसके बाद आइए कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, चिन्ह याद रखिए, सभी चतुर्थांश के चिन्ह को याद रखिए। चिन्ह याद रहेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में जाएगा। फिर उसके बाद बताया है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, फिर बताया वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है। फिर उसके बाद दूरी सूत्र पढ़ाए हैं। फिर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना हो ये बताया है। फिर आज हम लोग कोई रेखा संरेखी होता है, इसको कैसे पता करें, संरेखी है या नहीं ये जान लिए। फिर उसके बाद हम लोग विभाजन सूत्र अभी पढ़ लिए। इतनी बातें हम लोग पढ़ लिए। एग्जाम में इन सभी टॉपिक से, इन सभी जितना अभी तक टॉपिक पढ़ाया गया, जितनी बातें अभी तक बताई गई है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 25-26 में जो एग्जाम 26 में जो पढ़ने वाला है बोर्ड का एग्जाम, इसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए सभी टॉपिक को ध्यान से समझें और याद रखें, पढ़ें और ध्यान से इसको समझ करके याद रखिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको लाइक भी कीजिए। ओके।